हेलो बच्चों, मैं मधुमाला आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस कक्षा में। आज की कक्षा में हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ प्रेमचंद के फटे जूते का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आज की इस कक्षा में हम प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, इसका दूसरा भाग आज मैं आप सबके सामने लेके प्रस्तुत हुई हूँ। लेकिन इस पाठ को आगे बढ़ाने से पूर्व हम सर्वप्रथम प्रेमचंद के फटे जूते भाग 1 में जो हमने पढ़ा था उसके उसके महत्वपूर्ण भागों को के बारे में जान ले। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं हम पहले भाग के पुनरुक्ति से। इस पुनरावृत्ति में अब तक हमने प्रेमचंद के फटे जूते भाग 1 में क्या क्या सीखा और जाना है। आइए, हमने ये जाना कि परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र था। उस चित्र को देखते ही उन्हें पता चल रहा था कि किस प्रकार प्रेमचंद निर्धनता में जी रहे थे। कैसे पता चल रहा था? क्योंकि उन्होंने कैनवास के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से वे उन्हें बांध भी न पा रहे थे और बाएं पैर की उंगली भी उसमें दिख रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही थी कि यदि प्रेमचंद जी की फोटो खिंचवाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रही होगी। फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा। तभी तो लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। वह सादा जीवन और उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे, अतः वे गरीबी में भी बिल्कुल दुखी नहीं थे। इन सब महत्वपूर्ण बातों के बाद आगे लेखक ने हमें ये भी बताया है कि लेखक का अर्थात हरिशंकर परसाई जी का ये मानना था कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए जूते, कपड़े और कई चीजें मांग लेते हैं। फिर प्रेमचंद ने किसी से जूते आखिर क्यों नहीं मांगे? लेखक कभी भी फटा जूता पहनकर फोटो नहीं खिंचा सकते। और प्रेमचंद के फटे जूते भाग 1 में जब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे थे, तब हरिशंकर परसाई जी ने अंत में ये कहा था कि प्रेमचंद की ही तरह हमारे लेखक अर्थात हरिशंकर परसाई जी की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। प्रेमचंद के फटे जूते से अंगुली बाहर निकल आई थी। कुछ ऐसी ही अवस्था लेखक के जूते की भी थी। उनके जूते का अंगूठे के नीचे का तला फटा था, जिससे अंगूठा जमीन में रगड़ कर घायल हो जाता था। इस स्थिति में उसके जूते का तला निकलकर उसके पूरे पंजे को घायल कर देता था। और लेखक में अंतर सिर्फ लेखक और हरिशंकर परसाई जी के बीच में क्या अंतर था? केवल इतना ही अंतर था कि इस हाल में भी जहां प्रेमचंद जी मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा लिए, लेकिन शायद ऐसा हमारे लेखक हरिशंकर परसाई जी कभी नहीं कर पाते। अब बढ़ते हैं हम पाठ की ओर, यानी प्रेमचंद के फटे जूते भाग 2 की ओर। तो पाठ की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से। लेखक कहते हैं, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी या व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? बच्चों, इन पंक्तियों में आप देखेंगे ठाठ ठाठ यानी शानो शौकत, शान से जीना। तो यहाँ पर लेखक हमें ये बता रहे हैं कि आखिर वो मन ही मन ये अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर चित्र में प्रेमचंद जी कैसे ठाठ से बैठे हुए हैं, अपनी मुस्कान को बरकरार रखे हुए।
तो वो अपने बारे में ये सोच रहे हैं लेखक कि मैं अगर उनकी जगह होता तो शायद कभी भी इस प्रकार से फोटो नहीं खिंचवा सकता था, चाहे मेरी जीवनी पर मेरी फोटो लगे या ना लगे, लेकिन वो इस तरह की फोटो कभी नहीं खिंचवा सकते, ऐसा हरिशंकर परसाई जी का मानना था। और आगे उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार से प्रेमचंद की जो फोटो है उसमें उनकी जो अधूरी मुस्कान है, यानी ऐसा लगता है लेखक को कि ये एक तरह से व्यंग है समाज के उन लोगों की ओर जो जो सिर्फ दिखावा करना जानते हैं। तो जो व्यंगात्मक हंसी, जो उनकी रहस्यमय हंसी है, ये देख करके लेखक के हौसले पूरे पस्त हो जाते हैं। तो आखिर वो स्वयं ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सी हंसी है, आखिर इस हंसी का अर्थ क्या है। आगे कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, इन सब के अंदर से लिखी हुई ये जो वाक्य अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये उन्हीं किताबों, उपन्यासों, कहानियों से ली गई हैं। तो आखिर ऐसा ये जो वाक्य अभी पढ़े जा रही हूँ, इसमें ऐसा क्यों लिखा गया है? जैसा पहला वाक्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले वाक्य में लिखा है कि क्या होरी का गोदान हो गया? गोदान, गोदान एक उपन्यास है प्रेमचंद जी द्वारा लिखित। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस उपन्यास में, यानी गोदान नामक उपन्यास में, क्या होरी होरी उस उपन्यास का प्रमुख पात्र था। तो उसके जीवन की ये विडंबना थी कि वो हमेशा एक कोशिश में लगा रहा कि पूरे जीवन में वो एक गाय खरीदे और गाय को दान करे, लेकिन उसकी ऐसी आर्थिक अवस्था नहीं रही थी। ठीक है, हमेशा परिस्थितियों से, विषमताओं से जूझता हुआ वह अपने इस सपने को कभी भी पूरा न कर पाया। गोदान अर्थात गौ का दान, यानी वो गाय को दान देना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही गरीब किसान था, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए उसका ये सपना अधूरा का अधूरा रह गया। तो ये तो रही उस उपन्यास से इस वाक्य के बारे में जो संबंध था, इसके बारे में मैंने उसे उजागर किया। परंतु यहाँ पर वो क्यों बताया गया है हरिशंकर परसाई द्वारा? क्योंकि यहाँ पर ना स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है ये कि क्या होरी का गोदान हो गया, जो कि कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि उनके उपन्यास में ये हुआ ही नहीं। तो जो चीजें नहीं हुई हैं, क्या वो हो गई हैं? क्या स्थितियां पूरी पलट गई हैं? ऐसा पूछा जा रहा है। ये ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि उनकी रहस्यमय हंसी आखिर क्यों छूट रही है, आखिर वो समाज के किस हिस्से पर वो व्यंग करना चाहते हैं, और इसी बात का पता हरिशंकर परसाई जी लगाना चाहते थे। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि क्या होरी का गोदान हो गया है, इसलिए मुस्कान है। और आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई। अब देखिए, ये जो दूसरा वाक्य है, पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, ये भी उनकी एक नीलगाय नामक प्रसिद्ध कहानी से लिया गया है। और उसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार एक मजदूर जो कि किसी साहूकार के घर में बंधक मजदूर बन के काम करता था, और उसमें ये भी बताया गया है उस उपन्यास में कि किस प्रकार उसे रात भर बैठ करके साहूकार का खेत है उसकी निगरानी करनी पड़ती थी। तो उस पूस की रात अर्थात ठंड की रात, सो उस जनवरी के महीने में बहुत ठंड होती है। तो उस समय जब वो गरीब मजदूर अपनी नौकरी कर रहा था, यानी रखवाली कर रहा था जब खेत का, तो उस समय क्या ऐसा हुआ कि नीलगाय आई और उसका खेत चर गई। अर्थात जब ठंड के मौसम में उसने थोड़े से आग तापने के लिए जब आग जलाई होगी, तो उसी समय शायद उसे झपकी आ गई होगी, और उसी बीच के अंतराल में क्या नीलगाय आकर के उसका खेत चर गई? क्या ऐसा हुआ है? यानी देखिए, स्थितियां अलग है, लेकिन उसके विपरीत स्थितियों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। क्या ऐसा हो गया? यानी ये एक व्यंग है। यानी जो प्रेमचंद ये हरिशंकर जी ये बताना चाहते हैं कि क्या ऐसा हो गया, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था।
तो ये सारे जो वाक्य हैं, इनके द्वारा उस व्यंग को समझने की चेष्टा की जा रही है। आगे और एक वाक्य लिखा गया है कि क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर साहब क्लब छोड़कर नहीं आ सके। अब ये जो वाक्य हैं, ये लिए गए हैं प्रेमचंद जी के मंत्र नामक कहानी से, जिसके मुख्य पात्र कौन है? सुजान। सुजान एक बूढ़ा व्यक्ति है उस कथा का, जिसके लड़के को सांप ने डस लिया होता है, काट लिया होता है। तो होता ये है कि जो सुजान है वो अपने बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए डॉक्टर साहब को बुलाने जाता है, पर क्योंकि डॉक्टर साहब क्लब को छोड़कर आना नहीं चाहते थे, क्योंकि क्लब में उनका गोल्फ का जो खेल है वो खेल रहे थे, तो अपना मनोरंजन का समय नष्ट न करते हुए वे उसको किसी और के जीवन को बचाने में नहीं लगाना चाहते थे। तो ये घटना घटित होती है उस कहानी में, लेकिन यहाँ पर इसका उपयोग आखिर क्यों किया गया है? इसीलिए किया गया है क्योंकि ये बताने की कोशिश की है कि प्रेमचंद द्वारा इस रचित कहानी में ऐसा तो हुआ था, लेकिन क्या उसकी विपरीत ऐसा भी हो गया? तो इस चीज को समझाने के लिए ये बोला जा रहा है कि क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर जी क्लब छोड़कर नहीं आए। तो इन सब वाक्यों के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से क्या ये सारी घटनाएं विपरीत हो गई हैं, या ये कारण है आपकी हंसी का, आपके चित्र में जो रहस्यमयी हंसी है, क्या ये सारे कारण हैं उस चीज का। आगे बढ़ते हैं कि हरिशंकर जी हमें क्या बता रहे हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि नहीं, मुझे लगता है मानो माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया है। मेरी जनता के लेखक क्या हुआ, चक्कर काटते रहे क्या? बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। सो बच्चों, यहाँ पर जो वाक्य अब मैं बताने जा रही हूँ वो प्रेमचंद के एक और उपन्यास से ली गई है, और ये अंतिम वाक्य है, क्योंकि हमने अभी तक 3-4 उपन्यास या कहानियों में अंकलित वाक्यों के बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में जाना। अब ये वाक्य जो है ये अंतिम वाक्य है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं एक और कहानी के बारे में कि नहीं, हरिशंकर जी कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। अर्थात उनकी एक कहानी में ऐसा दिखाया गया था कि किसान गरीब जो व्यक्ति था वो अपने बेटे के साथ रहता था, पर क्योंकि उसके घर में जो महिला थी वो बच्चा जनते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी उस अवस्था के बारे में, दयनीय अवस्था के बारे में उस कहानी में ये बताया गया था कि किस प्रकार ये दोनों बाप बेटे कफन को जुटाने के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं ताकि वो घर की महिला को कफन नसीब करवा सके। लेकिन जैसे ही चंदे के पैसे इकट्ठे होते हैं वे लोग जाकर के उसकी शराब पी लेते हैं। तो बच्चों, ये तो बहुत ही बुरी बात है और ये ऐसा समाज में बिल्कुल होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी ही अवस्था प्रेमचंद जी ने इस कहानी में दर्शाई है। तो देखा जाए तो प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं उन सब में करुणा, ममता, दया और इन सब के भाव आपको जानने को मिलेंगे। आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ, अर्थात लेखक फिर से उस चित्र को देखते हैं जिसमें प्रेमचंद जी का एक पैर का जूता फटा हुआ है और उसमें से उंगली उनकी दिखाई दे रही है। और फिर ये सोच में पड़ गए कि आखिर इनका जूता, वो अनुमान लगा रहे कि कैसे प्रेमचंद जी का जूता फटा होगा। बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं वो अपने तरीके से। तो वो सोच रहे हैं कि तुम तो जनता के लेखक थे, जनता के लेखक यानी जनता के बीच में चल रही जो उनकी कठिनाइयां हैं, परेशानी है, उन चीज़ों का वर्णन वो अपनी रचनाओं में करते थे। तो इसीलिए तो उनको युग प्रवर्तक कहा जाता है। तो हरिशंकर जी कह रहे हैं कि तुम तो जनता के लेखक थे, आम व्यक्तियों के लेखक हो, तो आखिर तुम्हारा जूता कैसे फट गया, आखिर क्या हुआ होगा। इस तरह से अलग अलग अनुमान वे लगा रहे हैं। तो
उन्होंने आगे ये अनुमान लगाते हुए कहा कि कहीं बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगा के घर लौटे होंगे, ये भी एक कारण हो सकता है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि उन्होंने कुछ सामान लिया होगा बनिए से, बनिया पैसा मांगने आया होगा, उससे बचने के लिए वो घर ना जा कर के वो कहीं और 2 मील 3 मील का चक्कर लगा करके बाद में जब देखते होंगे कि बनिया चला गया तो वो वापस अपने घर आ जाते होंगे। तो इस तरह से क्या है, वो उससे बचने के लिए जो जो चलते थे, जो जो अलग अलग भाव वो रखते थे, तो हो सकता है इससे भी उनका जूता फट गया हो। ये अलग अलग तरह का अनुमान सिर्फ लगाया जा रहा है। बच्चों, यहाँ पर तगादे का अर्थ है तगाजा लगाना, अर्थात अनुमान लगाना। आगे बढ़ते हैं। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा गया था। जिनके देखे दुख उपजे है, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, वो अनुमान लगा रहे हरिशंकर जी। अब देखिए, अनुमान का स्तर देखिए अलग अलग है। पहले वो सोच रहे थे कि हो सकता है बनिया पैसे मांगने आता था, तो उससे बचने के लिए वो ऐसे चलते थे, तो इसलिए हो सकता है कि जूता फट गया होगा। अब दूसरा अनुमान वो ये लगा रहे हैं कि लेकिन चलने से तो जूता घिस जाता है। अगर वो चलते भी थे ज़्यादा तो चलने से जूता घिसता है, कभी फटता नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण यहाँ पर दिया है हरिशंकर जी ने। उन्होंने कहा है, कुंभन दास अर्थात ये भक्तकालीन कवि थे, और उनके बारे में ये कहा गया है कि एक बार उनको अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था किसी काम से। तो जो कुंभन दास जी थे वो तो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो वे फतेहपुर सीकरी जब मिलने गए उनसे, तो उन्होंने ये एक बात कही थी उस समय। उन्होंने क्या कहा था, आप मैंने अभी अभी पढ़ा। उन्होंने कहा था कि आवत जात पनहिया घिस गई, यानी आने जाने से तो मेरे पैरों की जूतियां घिस गई। पनहिया अर्थात उस समय जो देसी जूतियां होती थीं उसे पनहिया कहा जाता है। यानी आने जाने से तो मेरी जूतियां घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। और तो और उल्टा असर क्या हुआ, इसी आने जाने के चक्कर में मैं तो हरि का नाम लेना तक भूल गया। क्योंकि संतों को कभी भी राजा से किसी भी धन या जो पेशगी दी जाती है उसकी कोई लालच नहीं होता है उन्हें। वे जो भी करते हैं वो सिर्फ ईश्वर के लिए करते हैं और भक्ति में लीन होकर करते हैं। तो उन्हें राजा के रसूख से, उनके दान से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन इसी बीच में ये आने जाने से क्या हुआ कि उनके जूते घिस गए। इसीलिए ये पंक्ति यहाँ पर लिखी गई है हरिशंकर परसाई द्वारा। और ये कहा गया है कि ऐसे बुला करके, इतनी दूर बुलाते हैं और उसके बाद हमें सम्मान देते हैं। इतना बुला करके देने की क्या आवश्यकता थी? हमको इस सम्मान की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो सिर्फ ईश्वर भक्ति चाहिए, हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए, कोई इनाम नहीं चाहिए। ठीक है, बस इसमें मुश्किलें क्या बढ़ी? मुश्किलें ये बढ़ी कि बिना मतलब के आने जाने से उनके जो पैर की जूतियां हैं वो पूरी तरह से घिस गई। ठीक है, परंतु उन्होंने एक और बात यहाँ पर बताई है हरिशंकर परसाई जी ने कि ज़्यादा चलने से जूते घिस जाते हैं, फटते नहीं हैं। आगे वे कहते हैं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहते हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। बहुत अच्छी बात यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने ये कही है। आगे वो और अनुमान लगा रहे हैं। वो ये सोचते जा रहे हैं कि आखिर प्रेमचंद जी का जूता फटा तो फटा कैसे। इसके लिए उन्होंने कितने सारे उदाहरण दिए। अब सोच रहे हैं वो इस उदाहरणों को। तो उन्होंने आगे बोला कि आखिर जूता फटा कैसे होगा? चलने से तो फटता नहीं है। इसका उदाहरण अभी कुंभन दास के द्वारा उन्होंने बताया। लेकिन ये हो सकता है कि तुम रास्ते में आने वाली जो यहाँ पर टीले अर्थात रुकावटों के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर हो सकता है कि तुम टीलों को, यानी जो टीले, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी तुलना पहले किससे की गई है, तब आप इस वाक्य को अच्छे से समझ पाएंगे। टीले का अर्थ होता है प्रभुत्ताधारी लोग,
यानी रसूखधारी लोग जो उच्च पद पे रहते हैं या जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, धनवान लोग जो दूसरों को अपने सामने छोटा समझते हैं। तो इस तरह से वे कह रहे हैं कि तुमने टीलों को शायद ठोकर मारी होगी, अर्थात तुम उन लोगों में से नहीं हो जो लोगों की मतलब अधिकारियों की बातें मान लेते हो और उनकी बातों में आ जाते हो और उनके हाँ में हाँ करते हो। नहीं, तुम क्या करते हो, तुम उन्हें ठोकर मारते हो। तो शायद हो सकता है कि किसी टीले को तुमने ठोकर मारी होगी और इसीलिए तुम्हारा जूता फट गया होगा। तो आगे उन्होंने ये बात बताया है कि तुम ऐसे ही टीलों पर, माने ऐसे ही भ्रष्टाचार विषमताओं पर ऐसे ही ठोकर मारते रहे, तुमने कभी किसी के आगे हार न मानी, ऐसे ही आगे बढ़ते गए, तो उस हो सकता है इन्हीं ठोकरों के वजह से तुम्हारा जूता फट गया हो। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता नहीं कर सकते। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। उन्होंने ये कहा कि तुम जो भी मुसीबत रास्ते में आया, भ्रष्टाचार हो, गरीबी हो, विषमताएं हो, तुमने कभी उन सब चीज़ों के आगे कभी भी हार नहीं मानी। हाँ, जूता तुम्हारा फटा जरूर है, पर तुम्हारा तला बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी गरीबी तुम्हारे जूते के फटे होने का एहसास दिला रही है, लेकिन तुम अंदर से उतने ही मजबूत हो और ठोस इरादे वाले हो। तभी उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो कि मुसीबतों से टकराते नहीं हैं, बल्कि उससे बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। और ये बताया गया है कि तुम भी ऐसा कर सकते थे। तुम भी समाज के रंग में रंग जाते और जैसी दुनिया चल रही थी वैसे ही चलते। तुम क्यों उसके विपरीत हो गए? तुम क्यों उसको ठोकर मारने लगे? तुम भी दुनिया की तरह क्यों नहीं बन गए? तो ये बताते हुए कहते हैं कि तुम भी रास्ता बदल सकते थे, यानी तुम भी दूसरे जो अधिकारी हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, तुम भी उनकी जी हजूरी कर लेते, तुम भी उनकी चमचागिरी करते, वो जो कहते वो मान लेते। ठीक है, ऐसा करने से बच्चों क्या होता है कि आपका आत्मसम्मान मर जाता है। आपकी अपनी जो इच्छा है वो इच्छा बन के ही रह जाती है, क्योंकि उस समय आप अपने दिमाग से नहीं चलते हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप जिसके तलवे चाटते हैं, तलवे चाटना अर्थात खुशामद करना, तो जिसकी चमचागिरी करते हैं आपको उसी की बातें माननी पड़ेगी, उसके ही हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। तो इसी बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है और ये बताया गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जूता जो है ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है। शायद यही चीज़ हुई थी होरी के साथ भी। होरी, जैसा मैंने आपको कहा कि गोदान नामक जो उनका उपन्यास है उसका प्रमुख पात्र का नाम है होरी, जो एक गरीब किसान था। तो गोरी को क्या समस्या थी? समस्या ये थी नेम धर्म की, यानी वो नियम से अपने जीवन को नियम से चलाता था और धर्म का पालन करता था, जो कि यहाँ पर कटाक्ष किया गया है कि ये तो सबसे बुरी बात है आज के ज़माने में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम्हें भी लगता है वही कमजोरी थी जो तुम्हारे उपन्यास के मुख्य पात्र होरी को थी। अपने लक्ष्यों को अपने स्वाभिमान के साथ जीना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना, और सिर्फ वो अपने लिए नहीं बल्कि वो समाज से भी जितनी भी विषमताएं हैं इन सबको दूर करना चाहते थे। तभी तो इसकी झलक हमें प्रेमचंद के विभिन्न कहानियों और उपन्यासों में मिलते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कमजोरी जिसे लेखक कह रहे हैं वो कमजोरी नहीं है, यही तो तुम्हारी शक्ति है, यही तो तुम्हारी ताकत है कि तुम किसी के आगे झुकते नहीं। तुम्हारे पाँव की उंगली मुझे संकेत करनी सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की ही नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने ये कहा है कि मैं अब
अच्छे से समझ गया हूँ कि तुम्हारा जो ये जूता फटा है, उससे जो उँगली झाँक रही है, ये उन घृणित यानी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो लालची लोग हैं, उनकी ओर इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो घृणित लोग हैं, उनकी तरफ इशारा किससे किया जा रहा है? पैर की उँगली से। यानी उन्हें उस लायक भी नहीं समझा गया कि हाथ की उँगली से उनकी तरफ इशारा की जाए। तो इसीलिए इस बात को यहाँ पर हरिशंकर जी ने बताने की कोशिश की है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुमने इन्हीं लोगों को ठोकर मार मार के अपना जूता शायद फाड़ लिया है। और वे अर्थात लेखक ये भली भांति जानते हैं कि तुम्हारे पैर का जूता किस तरफ इशारा कर रहा है। तुम्हारी ये जो व्यंग्यात्मक हंसी तुम्हारे चेहरे पर बनी हुई है, ये मुस्कान भी मुझे अब समझ में आ गई है। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पांव बचा रहा, मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। यहाँ पर बरकराकर का अर्थ है बचाकर। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि शायद तुम इसलिए हंस रहे हो कि चलो मैंने तो ठोकर मार मार के टीलों अर्थात समाज के कुंठित लोगों को, उन लोगों को मार मार के अपना जूता फाड़ लिया, लेकिन मेरा तलवा बिल्कुल सही है, अर्थात मेरा स्वाभिमान बिल्कुल सही है, मैं जो सोचता हूँ मैं वो करता हूँ। लेकिन जो अन्य लोग हैं जो इन टीलों से बच के निकलते हैं, उनमें से लेखक स्वयं अपना नाम भी बताते हैं कि शायद मेरे जैसे ही कई लोग होंगे जो बच के निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तो शायद ये जो हंसी इस चित्र में है, ये हम जैसे लोगों पर ही है। और आगे ये बता रहे हैं कि तुमने कभी भी अपने उंगली को ढकने की चेष्टा नहीं की, अर्थात दिखावा करने की कभी कोशिश नहीं की, ठीक है। लेकिन हम जैसे लोग ये चाहते हैं कि तलवा नाश हो जाए तो हो जाए, लेकिन उंगली ना दिखे, अर्थात आपका आत्मसम्मान भले ही मर जाए, लेकिन दिखावा जो है वो बना रहे। तो इस तरह के जो मन में उनके विचार चल रहे थे। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं अब ये सारी बातें समझ गया कि आखिर इन फटे जूतों के पीछे क्या रहस्य है, और मैं अंगुली के द्वारा जो इशारा किया जा रहा है, पैर की उंगली के द्वारा, वो इशारा भी समझ चुका हूँ, और तुम्हारी ये व्यंग्यात्मक मुस्कान को भी समझ गया हूँ। तो इसी के साथ अब मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रेमचंद के फटे जूते या व्यंग पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? तो इसका उत्तर होगा, लेखक एक स्पष्ट वक्ता हैं। यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, वे व्यंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बात को अत्यंत सरलता से यहाँ व्यक्त किया गया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग किया गया है। दूसरे प्रश्न की ओर, लेखक ने सदियों से परत दर परत कहकर किस ओर इशारा किया है? तो इस पाठ में इस वाक्य का जिक्र किया गया है। देखते हैं इसका उत्तर। लेखक ने सदियों से जमीन परत परत कहकर समाज में फैली कुरीतियों को और रूढ़ियों और बुराइयों की ओर संकेत किया है। जिस समाज में पुराने समय से चली आ रही और लोग बिना समझे लोग इसे अपनाए हुए हैं, इनकी जड़ें समाज में इतनी गहराई से जम चुकी हैं कि यह सरलता से दूर नहीं की जा सकती। यानी लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि हमें जी हुजूरी करनी है, बिना चमचागिरी से कोई काम नहीं होगा। तो ये जो है, ये इनकी जड़ों में, इनके मस्तिष्क में बैठ गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक द्वारा प्रेमचंद के जूते फटे होने के क्या कारण बताए गए हैं? यहाँ पर पाठ में कई कारण दिए गए थे कि लेखक का जूता क्यों फटा है। चलिए कारणों को अब देखें।
प्रेमचंद के जूते फटे होने के कारण, ये पहला कारण ये बताया गया कि बनिया द्वारा दिया गया उधार के सामान का वह पैसा है जिसके तक आधी से बचने के लिए प्रेमचंद दूर का चक्कर लगाकर घर आते थे। उन्होंने किसी एक चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई थी उस पर ठोकर मारकर अपना जूता हो सकता है फाड़ लिया हो, ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण ये बताया गया कि शायद प्रेमचंद ने अपने रास्ते में पड़ने वाले किसी टीले पर अपना जूता आजमाया हो, जिसकी ठोकर से उनका जूता फट गया हो। अब आइए देखते हैं इस पाठ में प्रयोग किए गए विभिन्न मुहावरों के बारे में। अंगुली का इशारा अर्थात कुछ बताने की कोशिश, व्यंग मुस्कान अर्थात मजाक उड़ाना, बाजू से निकलना अर्थात कठिनाइयों का सामना करना न करना, रास्ते पर खड़ा होना, बाधा पड़ना, जंजीर होना अर्थात बंधन होना, पहाड़ फोड़ना अर्थात बाधाएं नष्ट करना, हौसला पस्त करना अर्थात उत्साह नष्ट करना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।